नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज की विशेष पेशकश चर्चा में। आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अतीक और आज की चर्चा में बात होगी युवाओं की और खेल को लेकर के और राजस्थान में होने वाले खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 को लेकर, क्योंकि राजस्थान में इस बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान की राजधानी जयपुर सहित 7 संभागों में 7 शहरों में इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है। 200 से अधिक यूनिवर्सिटी इस खेलों में सहभागिता कर रही हैं और करीब करीब 5000 खिलाड़ी इन खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। 23 प्रकार के जो खेल हैं इसमें शामिल किया गया है। वहीं एक डेमोन्स्ट्रेशन खेल खो खो को भी शामिल किया गया है। जो भी प्रतिभागी इन खेलों में बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा और आगे चल करके और भी कई बड़े प्लेटफॉर्म मंच उपलब्ध कराए चल जाएंगे। तो इसी पर आज की चर्चा होगी। चर्चा में अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के जनसंपर्क अधिकारी तेजराज सिंह जी। सर, आपका हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि राजस्थान के लिए आज एक बड़ा दिन है कि देखा जाए, राजस्थान में जिस तरीके से खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो आयोजन किया जा रहा है कितना महत्वपूर्ण है सर, और इस राजस्थान को ही क्यों चुना गया? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 के लिए राजस्थान का चयन इसलिए किया गया कि राजस्थान विलिंग था खेलो इंडिया यूथ गेम्स को होस्ट करने के लिए। 2026 के लिए राजस्थान ने अप्लाई किया था। उससे पहले उन्होंने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन राजस्थान के लिए दिया है। एक्चुअली राजस्थान में इन गेम्स को होस्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल तैयार था जी। और जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय की इच्छा के अनुसार एक सिटी में नहीं करके इसको 7 संभाग मुख्यालय पे इसको डिवाइड किया इन 23 स्पोर्ट्स को। एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट्स है खो खो जी। तो इसका आयोजन 7 संभाग में हो रहा है और इसका नाम अब राजस्थान का नाम खेलो इंडिया की हिस्ट्री में नोट हो जाएगा कि 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स राजस्थान ने होस्ट किया था। बिल्कुल सर, जिस तरीके से अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं कई बार, तो राजस्थान में लगभग इंफ्रास्ट्रक्चर तो है, लेकिन क्या लगता है कि आपको इन खेलों की वजह से राजस्थान और कितना समृद्ध होगा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रतिभाएं निकल करके सामने आ रही हैं उनको और बेहतर मंच मिल रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि राजस्थान में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो भी कोई जहाँ पे कमी रहेगी किसी चीज़ की तो वो इन गेम्स के बाद में दुरुस्त कर दिया जाएगा और राजस्थान भविष्य में और भी बड़े आयोजन करने के लिए तैयार रहेगा। क्योंकि पूरी टीम राजस्थान सरकार की जो है, माननीय मंत्री जी से लेके हमारे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी से लेके मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व के अंदर और भी बड़े आयोजन करने के लिए तैयार है। इन गेम्स में लगभग कितने प्रकार के खेलों को शामिल किया गया? कुछ कौन कौन से खेल हैं, अगर कुछ एक नाम बताना चाहें आप, और उसके साथ ही साथ कितना बड़ा आंकड़ा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 200 यूनिवर्सिटीज हैं, कई हजार जो छात्र हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इस पर थोड़ा विस्तार से आप बताएं। एक्चुअली 23 तो मेडल स्पोर्ट्स हैं और टोटल 296 गोल्ड मेडल्स दाव पर हैं जी। और एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट है, वो है खो खो है। वो खो खो इंडिजिनियस स्पोर्ट है, अपना पारंपरिक खेल है जी। जैसे कबड्डी पारंपरिक खेल है, लेकिन कबड्डी कंपटीशन स्पोर्ट के अंदर है ये जी। और इसके अंदर ये 7 संभाग में, जैसे जयपुर के अंदर 11 गेम हो रहे हैं और उन 11 गेम में 7 एसएमएस स्टेडियम पे है, 2 जगतपुरा शूटिंग रेंज पे आर्चरी एंड शूटिंग, पूर्णिमा यूनिवर्सिटी में फुटबॉल हो रहा है और राजस्थान यूनिवर्सिटी में मलखम हो रहा है। इन खेलों में पहली बार कैनोए कायाकिंग, बीच वॉलीबॉल और साइकिलिंग को शामिल किया गया है। इससे पहले जो 4th एडिशन था उसमें ये 3 गेम शामिल नहीं थे, तो पहली बार ये 3 गेम शामिल किए गए। तो ये एक विश्वास था केंद्र सरकार को कि राजस्थान इन गेम्स को होस्ट कर लेगा। तो गेमों की संख्या भी बढ़ी, 222 यूनिवर्सिटी के तकरीबन 4500 तो खिलाड़ी हैं। उसके अलावा यूं पूरा ओवरऑल देखेंगे तो 7000 प्रतिभागी है इन खेलों के अंदर। जी बिल्कुल, तो इतना बड़ा महकमा इन खेलों के आयोजन में लगा हुआ है, बड़ी संख्या में खिलाड़ी भी हैं और कई सारे जो सहयोगी कर्ता भी इसमें शामिल हैं। सर, इस खेलों में कई बार जैसे जो प्रतिभागी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को मेडल्स भी मिलेंगे, बहुत सारे लोग जीतेंगे, कुछ को सीख मिलेगी, कुछ को सांत्वना मिलेगी। ऐसे में जो लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे, जो जीतेंगे, उनको आगे चल करके कौन से मंच उपलब्ध कराएंगे? क्या कुछ फायदे होंगे उनके लिए? देखो सर, इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊं कि खेलो इंडिया स्कीम जो है ये एक्चुअली 2018 में लॉन्च हुई थी। ठीक है। और यूनिवर्सिटी गेम शुरू हुए 2020 में। वैसे देखें तो ये खेलो इंडिया के जो अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनकी माने तो ये 21वां संस्करण है। 7 तो यूथ गेम्स हो चुके हैं जी। उसके अलावा विंटर गेम्स हो गए हैं, पैरा गेम्स हो गए, बीच गेम्स हो गए, तो ऐसे अलग अलग है। और इस यूनिवर्सिटी गेम्स की बात करें तो यूनिवर्सिटी गेम्स से 8 ऐसे खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें 2024 की
ओलंपिक मेडलिस्ट 2 खिलाड़ी हैं, मनु भाकर, जी। सरबजोत सिंह। इन्होंने भी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स खेला हुआ है। उसके अलावा हिमा दास, दूती चंद, जी। तो ऐसे 8 नामचीन खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स को खेला है। जी। सर एक चीज सवाल मेरा ये है, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, राज्य सरकार की भी बात करें, सर खेलों को लेकर ज्यादा ध्यान दे रही है, केंद्र सरकार कुछ ज्यादा ही कर रही है। कई सारे आपने स्पोर्ट्स के नाम बताए, कितने सारे संस्करण हुए हैं, क्या वजह है कि खेलों को लेकर सरकार इतना ज्यादा अवेयर है, जागरूक है? एक टाइम होता था कि ओलंपिक में सिर्फ पार्टिसिपेशन होता था जी। हमारे वर्तमान खेल मंत्री जी माननीय कर्नल राज्यवर्धन सिंह जी 2004 में ओलंपिक में मेडल लेके आए। उसके बाद में एक सिलसिला शुरू हुआ, मेडल बढ़ते गए। जी। तो केंद्र सरकार जब 2014 में एग्जिस्टेंस में आई, वर्तमान सरकार, तो इन्होंने जो 2018 से खेलो इंडिया यूथ गेम शुरू किया। तो यूथ गेम में क्या है, आपको इंसेंटिव भी बहुत है, स्कॉलरशिप भी बहुत है, और पूरे इंडिया में हजारों खेलो इंडिया सेंटर्स बन गए हैं। वो डेडिकेटेड सेंटर्स हैं गेम्स के लिए। धीरे धीरे इनके रिजल्ट आना शुरू हो गए, ओलंपिक में मेडल बढ़ने शुरू हो गए। तो यही कारण है कि यूथ इससे पूरा जुड़ा हुआ है। उनको एक ट्रैक दे दिया गवर्नमेंट ने कि आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, अच्छे कोचेज है, अच्छी ट्रेनिंग है। जी। तो आज वो दिन नहीं है कि ओलंपिक के अंदर सिर्फ पार्टिसिपेशन है। ओलंपिक में मेडल्स की लाइन लगी हुई है। एशियन गेम्स में देखो आप, अभी रिसेंटली यूथ एशियन गेम्स हुए बहरीन के अंदर, जी। 48 मेडल्स इंडिया ने जीते। तो ऐसा नहीं है, डबल के फिगर के अंदर इंडिया मेडल जीतती जा रही है, और आगे भी 2028 ओलंपिक्स में अच्छा करेंगे। उससे पहले अगले साल 2026 में एशियन गेम्स हो रहे हैं। 30 की कॉमनवेल्थ की मेजबानी इंडिया ने ली है, उसका रोड मैप अभी से तैयार है। स्टेट गवर्नमेंट्स भी साथ की साथ में उसमें हेल्प कर रही हैं। जैसे राजस्थान सरकार ने अपना बजट अनाउंस में 8 टॉप्स राजस्थान टॉप स्कीम लॉन्च की। 50 प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को वो उसके अंदर स्कॉलरशिप देंगे, ट्रेनिंग देंगे, इंटरनेशनल फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड कराई जाएगी। वो तैयारी है 2028 ओलंपिक्स के लिए। जी। सर अगर हम पिछले कुछ दशकों की बात करें तो खेलों को लेकर बहुत ज्यादा क्रेज नहीं हुआ करता था। सबसे बड़ी जो चुनौती आती थी खिलाड़ियों के सामने वो होती थी रोजगार की, नौकरी की। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरीके से सरकार जो खेलों को लेकर ध्यान दे रही है, उसी तरीके से क्या रोजगार के भी अवसर बनाने के या फिर नौकरी के जो उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है? इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दें। सबसे बड़ा रीजन ही यही है। जी। पहले नौकरियों की बहुत कमी थी। जी। आजकल हर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जी नौकरी का प्रोविजन है। नेशनल मेडलिस्ट को नौकरी मिल रही है। राजस्थान सरकार में आउट ऑफ टर्न स्पोर्ट्स पॉलिसी में नेशनल मेडलिस्ट को नौकरी मिल रही है। सीनियर नेशनल पार्टिसिपेंट्स को, जूनियर मेडलिस्ट को, इनको 2% कोटा उनके लिए रिजर्व है। तो ऐसा राजस्थान ही नहीं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, लगभग इंडिया की हर स्टेट के अंदर, बिहार है, छत्तीसगढ़ है, सब खिलाड़ियों को नौकरियां दे रहे हैं। पैरामिलिट्री फोर्सेज में नौकरी है, इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, नेवी में नौकरी है, पुलिस में काफी भर्तियां हो रही है। तो ये खिलाड़ियों के लिए यही एक कारण है कि अब रोजगार की वजह से ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी ग्राउंड की तरफ आने लगे हैं। सर ये एक डिमॉन्स्ट्रेशन खेल की बात हुई, आपने शुरू में भी आपने जिक्र किया, मैंने भी किया। सर ये डिमॉन्स्ट्रेशन खेल क्या होता है? क्योंकि खो खो का जिक्र किया गया, तो इस पे थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखो, खो खो अभी इस समय पारंपरिक खेल है। कबड्डी और खो खो काफी पुराना खेल है, और इन दोनों ही गेम्स की इंटरनेशनल लेवल पे अच्छी चैंपियनशिप हो रही है। खो खो की इस साल जनवरी 2025 में वर्ल्ड कप हुआ दिल्ली के अंदर, बहुत अच्छा वर्ल्ड कप हुआ। तो ऐसे करके ये डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट आज है, आगे चल के ये मेन स्पोर्ट में शामिल हो सकता है। तो इसलिए इसको इस बार डेमो स्पोर्ट में रखा है। सर कई बार देखा जाता है कि कुछ लोग जागरूक होते हैं, खिलाड़ी जो है संपर्क करके खेल करते हैं, यूनिवर्सिटी लेवल से, स्कूल लेवल से निकलते हैं। लेकिन सर बहुत सारे ऐसे भी यूथ हैं जिनको कोई मंच नहीं मिल पाता है, उनको जानकारी नहीं मिल पाती है। खेल की प्रतिभाएं तो उनके अंदर बहुत सारी रहती हैं, लेकिन मंच नहीं मिल पाता है, उनको सही गाइडेंस नहीं मिल पाती है। उनके लिए क्या कुछ व्यवस्था है, अगर हम आपसे जानना चाहें तो? राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के अंडर में सारे जिले के जितने स्टेडियम हैं वहाँ पे हमारा ऑफिस है जी, और वहाँ रेगुलर कोचिंग चलती है। पार्ट टाइम कोचेज वहाँ एम्प्लॉयड हैं, तो वो वहाँ पे जाएं, और निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था है। तो जो भी जिस जिले का खिलाड़ी है, कोई बीकानेर का है, भरतपुर का है, तो वहाँ हमारा स्पोर्ट्स काउंसिल के ऑफिसेज हैं, ग्राउंड्स हैं जी, वो वहाँ जाके और उन कोचेज से संपर्क कर सकते हैं जिसको जिस गेम में पार्टिसिपेट करना है। जयपुर की बात करें, सवाई मानसिंह स्टेडियम है, चौगान स्टेडियम है, विद्याधर नगर है, चित्रकूट है। तो सब जगह हमारे पार्ट टाइम कोचेज डेप्यूट किए हुए हैं जी। रेगुलर के साथ में पार्ट टाइम कोचेज भी, और लगभग सारे गेम्स को कवर कर रहे हैं। तो जिसको जो गेम खेलना है वो एक
राइट टाइम पे राइट एज के अंदर वहां पे जाए। उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट तो 22 रेजिडेंशियल एकेडमीज रन कर रही है, उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सर मेरा भी यही सवाल था कि जो जिन भी खिलाड़ियों को आप लोग सेलेक्ट करते हैं, जो भी पैरामीटर्स होते हैं, उनके बाद में राज्य सरकार क्या कुछ सुविधाएं उनको प्रदान करती है, जैसे उनको खेल को लेकर के तैयार करने के लिए या उनके रहन सहन के लिए या उनके स्कॉलरशिप के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रहती हैं राज्य सरकार की तरफ से? मैंने आपको बताया कि 22 रेजिडेंशियल एकेडमी है। उन 22 रेजिडेंशियल एकेडमी की हमारी हर साल ट्रायल होती है जी। उस ट्रायल से उनको सेलेक्ट करते हैं, एक सिलेक्शन कमेटी होती है, फिर उनका मेडिकल होता है, इनको हम रेजिडेंशियल फैसिलिटी देते हैं, इनकी स्कूल, इनकी कोचिंग, इनका रहना, इनका खाना, वो सारा खर्चा राज्य सरकार का है। उसके अलावा किट, कोचिंग, सब कुछ इनको प्रोवाइड कराया जाता है। और इन टीमों को स्टेट चैंपियनशिप में तो एकेडमी के नाम से डायरेक्ट एंट्री है जी। जिन जिन गेम की एकेडमीज हैं उनको सबको डायरेक्ट एंट्रीज है स्टेट चैंपियनशिप में, और एकेडमी के रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं जी। सर आपने खेलों को लेकर जो यूथ थे, खिलाड़ी थे, उनको काफी कुछ जानकारी दी, लेकिन सोशल मीडिया का दौर है, अगर देखा जाए सोशल मीडिया पर जो यूथ है, जो युवा है, ज्यादा अपडेट रहते हैं, तो क्या सोशल मीडिया के माध्यम से भी आपसे जुड़ सकते हैं या क्या कुछ प्लेटफॉर्म है, कोई हेल्पलाइन नंबर हो या कोई वेबसाइट हो, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। सोशल मीडिया हैंडल इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब पे राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के नाम से अकाउंट है और वहाँ रेगुलर अपडेट होता है। और जो भी क्वेरी है हर जगह जो हमारा ऑफिस है वहाँ जाके वो डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, नहीं तो सोशल मीडिया पे मैसेज करके जो भी उनकी क्वेरी है तो उसका रिप्लाई करेंगे। उसके अलावा हमारी वेबसाइट है rssc.in जी, तो उसके ऊपर जाके वो जानकारी हासिल कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन उसके ऊपर रहती है। बिल्कुल, तो जिस तरीके से अभी जनसंपर्क अधिकारी जी ने बताया है कि आप सोशल मीडिया के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनकी अपनी वेबसाइट भी है, उस वेबसाइट पर जाकर के आप जो है रजिस्टर कर सकते हैं और आपकी जो खेल प्रतिभाएं हैं वहां पर प्रदर्शन करने के साथ सिलेक्शन के साथ में आप भी खेलों को अपना करियर बना सकते हैं और आगे चल करके इसमें रोजगार, नौकरी भी हासिल कर सकते हैं। सर वापस आते हैं, हम जो है खेलों के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से राजस्थान के अलग अलग जो है हिस्सों में इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है, जो और 7 शहर हैं जहां पर इन खेलों का आयोजन किया जा रहा है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से ये जो वहां लोकल खिलाड़ी हैं उनको कितना कुछ फायदा होने वाला है। जैसे बात करें अजमेर की, शुरुआत करते हैं अजमेर से। अजमेर में रग्बी हो रहा है, ठीक है। रेगुलरली अजमेर के अंदर रग्बी नहीं होता होगा, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर रग्बी के अकॉर्डिंगली है, तो जैसे ही ये रग्बी का आयोजन होगा लोकल बच्चे काफी इस खेल के साथ में जुड़ेंगे जी, क्योंकि देख के ज्यादा उनको अच्छा लगता है। एक तो नेट पे देखते हैं, एक लाइव देखते हैं, तो और अच्छा कंपटीशन देखेंगे। और दूसरा खो खो डेमोस्ट्रेशन स्पोर्ट है, तो खो खो गाँव खेलते हैं, तो उसका तो ऑलरेडी अच्छी एसोसिएशन है और अच्छा काम हो रहा है। फिर उदयपुर की बात करते हैं तो उदयपुर झीलों की नगरी है, तो काइकिंग, कैनोइंग वहाँ पे हो रही है, बीच वॉलीबॉल वहाँ पे हो रही है, जूडो वहाँ हो रहा है। तो काइकिंग, कैनोइंग ऑलरेडी वहाँ पे चल रही थी उदयपुर के अंदर, कुछ रोइंग भी वहाँ होती है जी। उसके अलावा बीच वॉलीबॉल है, ये एक नया एडिशन है, जबकि ये इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, वहाँ के लिए सूटेबल था, तो लोग वहाँ अट्रैक्ट होंगे। स्पोर्ट्स का अच्छा माहौल है उदयपुर के अंदर जी। जोधपुर के अंदर टेबल टेनिस, वो ऑलरेडी टेबल टेनिस का हब है जोधपुर, काफी अच्छे अचीवमेंट्स है जोधपुर के टेबल टेनिस के। योगासना वहाँ हो रहा है। तो इन खेलों के आयोजन के बाद में अब कोटा की बात करें तो कोटा में फेंसिंग और वॉलीबॉल हो रहा है। वॉलीबॉल गांव खेला जाता है। फेंसिंग कुछ लोगों के लिए नया स्पोर्ट हो सकता है, लेकिन ये ओलंपिक स्पोर्ट है और पुराना चला आ रहा है, तो हो सकता है किसी की इच्छा हो देख के तो वो फेंसिंग को एज ए करियर चुन सकता है। भरतपुर ऑलरेडी कुश्ती का बहुत बड़ा गढ़ है, बहुत बड़े रेसलर्स वहां से निकले हैं, तो वो तो ऑटोमेटिकली वो तो वहाँ वो जाना ही रेसलिंग के लिए जाता है। उसके अलावा बॉक्सिंग वहां पे हो रही है उसी इंडोर हॉल में। तो जो जिस गेम में ये इस आयोजन के होने से लोग काफी अट्रैक्ट होंगे, नए यूथ जब देखेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कोशिश ये की है, राज्य सरकार ने कोशिश ये की है कि ड्यूरिंग द इवेंट वहाँ के स्कूल्स, कॉलेजेस जो हैं उनके बच्चों को बसेस लगा के मैचेस दिखाने के लिए लेके आए, तो उन्हीं में से किसी की इच्छा जागृत होगी और वो फिर उसके बाद खेलों से जुड़ जाएगा। ठीक है सर, एक हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था पर भी बात करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि 4,500-5,000 के करीब जो खिलाड़ी यहाँ पर हैं, टोटल अगर मिला लिया जो इस पूरे खेल आयोजन में लगे हुए करीब 7,000 के करीब लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ऐसे में अगर देखा जाए तो राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको क्या कुछ फायदा होने वाला है इससे? सबसे ज्यादा फायदा तो होटल इंडस्ट्री को हुआ है जी, क्योंकि सारे जो खिलाड़ी हैं उनको 3 स्टार होटल फैसिलिटी प्रोवाइड कराई है जी। उसके अलावा जो ऑफिशियल है उनको 4 स्टार फैसिलिटी प्रोवाइड करी है। तो होटल इंडस्ट्री को फायदा है, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को फायदा है, क्योंकि सबके साथ में डेडिकेटेड बस लगी हुई है।
उसके अलावा कैटरिंग इंडस्ट्री को फायदा है कि सबको कैटरिंग ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ऐसे करके इनको इन सेगमेंट्स को और इन इंडस्ट्रीज को फायदा तो हुआ ही है इन गेम्स से। जी जी। सर, ये जो जयपुर में खेल आयोजित किए जा रहे हैं और अलग अलग सेक्टर्स में किए जा रहे हैं, मतलब किस दिन कौन से खेल किए जा रहे हैं, कौन कौन से खेल हैं, थोड़ा सा इनके अगर थ्रेड वगैरह अगर आप बताना चाहें तो। वैसे तो ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे उपलब्ध है। उसके अलावा जैसे अभी एट प्रेजेंट एसएमएस स्टेडियम के अंदर बैडमिंटन चल रही है, आज से स्विमिंग शुरू हो गई, आर्चरी चल रही है, शूटिंग चल रही है जी। आगे चल के बास्केटबॉल के मुकाबले होंगे इंडोर स्टेडियम के अंदर, उससे पहले टेनिस होगा। ऐसे भरतपुर के अंदर रेसलिंग स्टार्ट हो रही है, उसके बाद फर्स्ट वीक के अंदर बॉक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसी एथलेटिक्स स्टार्ट होगी जयपुर के अंदर फर्स्ट से। तो ऐसे वो पूरा का पूरा जो इसका कार्यक्रम है वो हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे ऑलरेडी पब्लिश्ड है। तो जो जब उसको देखें और वो डेट वाइज अपने अकॉर्डिंगली देखने आ जाए। जो ऑडियंस है, अगर मान लीजिए बहुत सारे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, अगर यहाँ के शहरवासी इन खेलों को देखना चाहें तो उनके लिए एंट्री के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की गई हैं और क्या कुछ आयोजन के तौर पर वहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं? ऑल दो तो पूरे शहर के अंदर होर्डिंग्स लगे हुए हैं और होर्डिंग्स के अंदर इवेंट शेड्यूल भी लगा हुआ है जी। और एंट्री निःशुल्क है, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है और सबके आराम से बैठने की व्यवस्था है, देखने की व्यवस्था है जी। आज जैसे एसएमएस स्टेडियम में स्विमिंग चल रही थी, अच्छी भीड़ थी, लोग आ रहे हैं देखने के लिए। जी बिल्कुल। तो अगर सर देखा जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो खेल हो रहे हैं, खेलों को लेकर के अगर हम पर्यटन की दिशा में बात करें, क्योंकि राजस्थान अपनी पर्यटन, अपनी संस्कृति, अपनी धरोहरों के लिए जाना जाता है, तो क्या लगता है आपको जो ये खिलाड़ी, जो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और इतने सारे लोग आए हुए हैं, क्या उनका असर यहाँ के पर्यटन पर भी पड़ेगा? जब भी उनका रेस्ट डे होगा और उनका डिपार्चर होगा या तो उससे पहले जैसा उनका शेड्यूल होगा, मैच खत्म हो गया, फ्री डे है, तो वो डेफिनेटली मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए जाएंगे जी। तो वो सारी जगह वो अपना एक्रेडिटेशन लेके जाएंगे, जो उनको खिलाड़ी को एक्रेडिटेशन मिला हुआ है जी। उस एक्रेडिटेशन से उनको क्या है कि वहाँ पे इन चीज़ों को देखने में सहूलियत मिलेगी। बिल्कुल। सर, अगर देखा जाए, जैसे कि हमने शुरू में भी बात की, जो केंद्र सरकार खेलों को लेकर ज़्यादा जागरूक है, कई सारे ऐसे इवेंट्स कराती रहती है। अगर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात हो, खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात हो, या इस तरीके से स्कूल स्तर पर भी कई सारे ऐसे खेल कराती रहती है और इसी दिशा में केंद्र सरकार आगे बढ़ रही है। 2036 में जो ओलंपिक्स कराने की दिशा में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, संभवतः है कि हमें इसकी मेजबानी मिलेगी। ऐसे में ये जो खेल आज हो रहे हैं, क्या लगता है आपको ये ओलंपिक्स गेम्स में भी यहाँ से जो खिलाड़ी निकलेंगे उनको मौका मिलेगा? कितना फायदेमंद होगा उनके लिए? बिल्कुल, क्योंकि जब एक प्लेयर ने स्पोर्ट्स को एज ए करियर ले लिया तो वो हर लेवल पे पहुंचने का प्रयास करेगा। अब जैसे प्रधानमंत्री जी का सपना ये है कि 2036 में जब ओलंपिक करेंगे तो इंडिया मेडल टैली में टॉप 10 के अंदर होनी चाहिए। तो उसको लेके कल माननीय खेल मंत्री जी मनसुख मांडविया जी ने भी ये चीज़ कही कि हमने उसका बिल्कुल एक रोड मैप तैयार कर लिया है, ग्रास रूट से कैसे वहाँ तक हम लेके जाएंगे। और उससे पहले जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे, ये भी एक परफॉर्मेंस के अंदर एनालिसिस होगा कि ओलंपिक में अपनी कैसे क्या परफॉर्मेंस रहेगी। तो केंद्र सरकार कोई कमी नहीं छोड़ रही है खेलों के लिए कि हम इसमें टॉप 10 के अंदर आए। बिल्कुल। सर, एक सवाल मेरा ये भी है कि कई बार जब खेल होते हैं तो खेलों में हार भी होती है, जीत भी होती है, दोनों ही होते हैं। जो जीतता है वो आगे बढ़ता है, करता है, लेकिन कई बार जो खेल में जो पीछे रह जाते हैं या हार जाते हैं, प्रतिभाएं तो उनके अंदर भी होती हैं, हो सकता है उनको मंच नहीं मिलता है। तो क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट के मामले में और क्या उनके लिए कितना कुछ उचित रहता है, सही रहता है ये जो खेल खेलना? क्या कहेंगे इस पे आप? कल ही माननीय मंत्री जी ने ये कहा कि सिलेक्शंस में पूरी ट्रांसपेरेंसी रहेगी। कुछ सिलेक्शन को लेके पीछे हटते हैं, कुछ की इच्छा शक्ति नहीं होती इसको कंटिन्यू करने की, कुछ घर के दबाव में खेलों की तरफ आते हैं और कुछ अपनी मर्जी से क्विट कर जाते हैं जी। तो बात यह है कि ये उनकी इच्छा शक्ति की बात है कि वो इसमें कितना पेशेंस तो रखना ही पड़ेगा जी। ऐसा तो है ही नहीं कि इमीडिएटली रिजल्ट आ जाएगा कोई, तो पेशेंस रखेंगे क्योंकि आजकल फैसिलिटी स्टेट वाइज भी बहुत अच्छी हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोचेज है और हर स्टेट अच्छा कर रही है। अभी जैसे मैं राजस्थान की बात बोलूं तो इस साल जो बिहार के अंदर खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए, उन यूथ गेम्स में राजस्थान पूरे इंडिया में 3rd नंबर पे रहा जी। और ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। 7वां एडिशन था, पहले 18 पे रहा, 15 पे भी रहा, 13 पे भी रहा, 8 पे भी रहा, तीसरे पे आया। तो ये तब आया ना जब स्टेट गवर्नमेंट की एक अच्छी प्लानिंग है
जी। तो ऐसे हर स्टेट गवर्नमेंट एक अच्छी प्लानिंग कर रही है। तो मेरे हिसाब से जो स्पोर्ट्स में आया और पूरा एकदम लगन के साथ में मेहनत और लगन के साथ में लगा रहेगा तो उसको अचीवमेंट जरूर मिलेगा। सर कई बार देखा जाता है, कई बार जो खेलों में जो सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व हुआ करता था वो हरियाणा, पंजाब, इस तरीके से कई सारे ऐसे स्टेट्स होते थे, लेकिन अब राजस्थान भी खेलों में काफी ज्यादा अग्रणी हो रहा है। क्या लगता है कि राजस्थान के जो खिलाड़ी हैं वो आज कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्या कुछ उपलब्धियां हैं? एक टाइम था और उसमें होता क्या है कि एक एग्जाम्पल कोट करते हैं जी कि हरियाणा हरियाणा हरियाणा, हरियाणा का बहुत अच्छी बात है। हरियाणा ने बॉक्सिंग में, रेसलिंग में, अब शूटिंग में, सब में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे अदर स्टेट भी अब आने लगे हैं। अब जैसे हरियाणा फर्स्ट सेकंड में हरियाणा रहा तो राजस्थान भी थर्ड रहा है यूथ गेम्स के अंदर। तो धीरे धीरे ऐसा नहीं है कि हरियाणा को बीट कर रहे हैं, लेकिन अब वो चीज नहीं है। पहले अंतर बहुत ज्यादा होता था, लेकिन चूंकि अब जैसे फैसिलिटीज बढ़ रही है तो नजदीक आते जा रहे हैं। जी सर, अगर कहें कि खेलों को लेकर के अगर हम जागरूकता की बात करें, कहीं ना कहीं इसको लेकर जागरूकता की भी कमी रहती है। खेल के प्रतिभाएं तो बहुत सारे खिलाड़ियों के, युवाओं के अंदर रहती है, लेकिन उनको मंच नहीं मिल पाता है। खिलाड़ियों को यूँ कहें जो ग्रामीण अंचल के जो प्रतिभाएं उनको जागरूक करने के लिए क्या कुछ सरकार कर रही है और क्या कुछ किए जाने की जरूरत है? अब राजस्थान सरकार इस इवेंट के बाद में होपफुली महीने, 2 महीने में, 3 महीने में खेलो राजस्थान यूथ गेम्स ऑर्गेनाइज करेगी जी। ये पहली बार ऑर्गेनाइज होगा जी। इसमें जो आप वाली बात है ग्रामीण अंचल की प्रतिभाएं, तो वो ब्लॉक लेवल से वो खेलने आएंगे, उसके बाद में वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगे, फिर स्टेट लेवल पे आएंगे। तो 3-4 उनके फेजेस रहेंगे उनके खेलने के। तो वो जो ग्रामीण अंचल की प्रतिभाएं हैं वो समहाउ इन खेलों से कवर होगी। जो खेलो राजस्थान की आपने बात कही, खेलो राजस्थान खेलो इंडिया से कितना अलग होगा, क्या कुछ इसमें डिफरेंसेस होंगे सर? होगा खेलो राजस्थान यूथ गेम्स खेलो इंडिया की तर्ज पे, ठीक है, लेकिन खेलो इंडिया यूथ गेम्स या यूनिवर्सिटी गेम्स है, इसमें क्वालिफाइड टीमें आती है जो नेशनल चैंपियनशिप, यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप, स्कूल नेशनल चैंपियनशिप्स के अंदर टॉप में रहती है। जैसे 4 स्कूल नेशनल की टॉप टीम, 4 नेशनल की टॉप टीम, वो करके 8 टीमें ऐसे शामिल होती है। यूनिवर्सिटी गेम्स में जो टॉप 8 टीम्स ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में रही वो क्वालिफाई होती है। लेकिन खेलो राजस्थान यूथ गेम्स ओपन है, क्वालिफिकेशन नहीं हो उसमें। पहले ब्लॉक लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर डिस्ट्रिक्ट से जीत के फिर वो स्टेट लेवल पे आएंगे। तो वो एक बहुत अच्छा उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा कि वो वहां से चल के वहां तक पहुंचेगा। सर खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की जो अंक तालिका है या मेडल तालिका की अगर बात करें तो वो कैसे तैयार की जा रही है, क्या कुछ उसकी जो है मैकेनिज्म है उसके बारे में? आज से मेडल स्टार्ट हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको कहा 296 टोटल गोल्ड मेडल्स हैं इसके अंदर। तो अब ये आते आते नज़दीक आपको ज़्यादा तो नज़र आएगा, क्योंकि क्या डेट्स अलग अलग हैं उसके अंदर। ये 12 डे इवेंट है, तो 4 दिन का ही है, 5 दिन का ही है। तो फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर तक काफ़ी पोजीशन क्लियर हो जाएगी। और पिछली बार पंजाब यूनिवर्सिटी ने, LP यूनिवर्सिटी, ये लोग टॉप में रहे हैं यूनिवर्सिटी गेम्स के अंदर। हम इस बार उम्मीद है कि राजस्थान भी कुछ अच्छा करेगा। सर अगर खेलों की राजस्थान के तकरीबन 235 खिलाड़ी इसके अंदर भाग ले रहे हैं अलग अलग स्पोर्ट्स में। सर खेलों की अगर बात करें पर्टिकुलरली कौन सी गेम्स में जो खिलाड़ियों की या छात्रों की, युवाओं की ज्यादा रुचि रहती है, जिसमें लोग ज्यादा और बड़ी संख्या में पार्टिसिपेट करते हैं, कौन सा खेल है सर वो? रूरल बेल्ट के अंदर वो स्टार्ट करते हैं एथलेटिक्स से जी, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, क्योंकि वो बहुत इजीली उनके लिए अवेलेबल है। तो वहाँ से वो रूरल बेल्ट वाले वो स्टार्ट करते हैं जी। और जब से बैडमिंटन में ओलंपिक्स में मेडल आए तो बैडमिंटन का क्रेज बढ़ा जी। नीरज चोपड़ा जी जब मेडल लेके आए तो जेवलिन का क्रेज बढ़ा। जैसा कि एक सर्वे में भी आया है कि मेरठ में जितनी स्पोर्ट्स शॉप थी वहाँ जेवलिन ही खत्म हो गए। तो ऐसे करके कि जैसे जैसे ओलंपिक्स में जैसे रेसलिंग में मेडल आया तो एक वो जो यूथ है वो उनको अपना रोल मॉडल मानते हुए ठीक है वो कोशिश करता है कि मैं भी इस गेम के अंदर कुछ कर पाऊंगा। बिल्कुल सर, तो हमने इस चर्चा के में अंतिम पड़ाव पे हैं और सर आपको ये जानकारी देने के लिए, खेलों को लेकर के आपने अपना वक्त दिया और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों जिस तरीके से राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का आयोजन किया जा रहा है, राजधानी जयपुर सहित 7 शहरों में इसका आयोजन किया जा रहा है। 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक ये खेल जारी रहेंगे। आपको अधिक जानकारी के लिए इसकी वेबसाइट पर, इसकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाकर के इसके बारे में जानकारी ले सकते हो और यह इसमें जाने के लिए SMS स्टेडियम में आप निःशुल्क तौर पर पहुंच सकते हैं और खेलों का आनंद ले सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस चर्चा में फिलहाल इतना ही। अगले हम चर्चा में ऐसे ही मुद्दों पर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।